नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद ने रांची के रिम्स में 73वां जन्मदिन मनाया। बीमार और अस्पताल में भर्ती लालू के समर्थकों के जोश में कोई कमी नहीं। पटना से लेकर रांची तक लालू के चाहने वालों ने अलग अलग अंदाज में अपने नेता को शुभकामनाएं दी। बड़े बेटे तेज प्रताप ने माता के दरबार में मत्था टेका तो छोटे बेटे तेजस्वी पिता से मिलने रिम्स पहुंच गए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव आज अपने जीवन के 72 बसंत पार कर लिए। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू लंबे वक्त से रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर लालू यादव आज परिवार वालों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उनके सामने ही केक काटा। इस दौरान छोटे बेटे तेजस्वी भी साथ थे। हालांकि इस वीडियो के सामने आने पर जेल मैनुअल पर भी सवाल खड़े हो गए, लेकिन लालू का मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि सियासत में अब भी उनकी ही चलती है। प्रदेश बदल गया तो क्या। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अलग ही अंदाज में अपने पिता का जन्मदिन मनाया। वो पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में पहले पूजा अर्चना की और फिर हरमंदिर साहिब में लंगर भी खिलाया। तो अपने पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप गाय पूजा करते भी दिखे। परिवार वालों की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब जरा लालू के समर्थकों को देखिए। कैसे पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर समर्थक पहुंचे, पार्टी के रंग में सराबोर होकर। कोई रिक्शे से पहुंचा, कोई कार से। हर जगह लालटेन ही नजर आ रहा था। ये रिक्शा है कि प्रथम मुख्यमंत्री बने थे साहब, तो इसी रिक्शा से राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए थे। पहली बार जब हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इसके चलाया कौन था? हम चलाते हैं। पटना से लेकर रांची तक लालू समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रिम्स परिसर में आरजेडी की ओर से भोज का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। तो लालू के बर्थडे को उनके परिवार वालों के साथ ही समर्थकों ने भी यादगार बना दिया। लालू भले ही सजायाफ्ता हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन प्रशंसकों के लिए तो वे रोल मॉडल ही हैं। कौना कसूर कैलन, कौना कसूर कैलन, खटता रे जेलवा, लालू जी महानवा हउए ये राम, चाचा जी महानवा हउए ये राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ लालू प्रसाद जन्मदिन मना रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया। बेनामी संपत्ति अर्जित करने तक तो ठीक था, लेकिन लालू के तीसरे बेटे का जब खुलासा हुआ तो पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवरिया तक ये बात जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। और इतने संगीन आरोपों के बाद सियासत भी बेहद गर्म हो गई। लालू और सियासत साथ साथ चलते हैं। तभी तो जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष के जन्मदिन पर भी सियासत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस वक्त लालू रांची के रिम्स अस्पताल में बेटे तेजस्वी संग बर्थडे केक काट रहे थे, तकरीबन उसी समय पटना में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबूत पेश कर सनसनी मचा दी। वैसे तो सबूत लालू की बेनामी संपत्ति से जुड़ा था, लेकिन उस पर लिखे नाम ने सियासत को गरमा दिया। लालू ने जमीन की रजिस्ट्री में बेटे का नाम तरुण यादव लिखवाया था और यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया।
इस जमीन में आप देखिए जिनके नाम रजिस्ट्री हुआ है तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव। ये तरुण यादव कब इनका बेटा हुआ और कहाँ है वो बेटा? वो बेटा है कहाँ? ये हम नहीं कह रहे, ये दस्तावेज कह रहा है। लालू प्रसाद जी के दो सुपुत्र माने जाते हैं, एक तेजस्वी यादव जी, एक तेज प्रताप यादव जी। ये तरुण यादव कहां से आ गए? नीरज कुमार बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं। जैसा विभाग वैसी ही जानकारी जुटा रखी है नीरज ने। लालू यादव के गोपालगंज स्थित फुलवरिया गांव का वही पता जो तरुण यादव का है। मतलब लालू के बर्थडे पर जेडीयू ने जो बेनामी वार किया है उसके मुताबिक तेज प्रताप और तेजस्वी के अलावे क्या तरुण यादव भी लालू का बेटा है? तरुण यादव का गोपालगंज का पता भी वही है जो लालू यादव का है। 1989 में जन्मे तेज प्रताप ने 1993 में जमीन कैसे खरीदी? लालू यादव ने अपने भाई के परिवार से भी जमीन लिखवा ली। ग्रुप डी में नौकरी के नाम पर लालू ने कई प्लॉट अपने नाम लिखवा लिए। वैसे मंत्री नीरज कुमार के लगाए संगीन आरोपों की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम लालू के पैतृक गांव फुलवरिया पहुंची और परिजनों से सच्चाई जाननी चाहिए तो जवाब बेहद गुस्सा भरा था। नीरज जी का काम है पागलपन। वो पागल होकर कुछ भी बोलते हैं, क्या कहना है, वो लोग का खाली सत्ता चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। नीरज कुमार के खुलासे से पहले पटना की सड़कों पर लालू के 73वें बर्थडे पर उनकी 73 संपत्तियों का ब्यौरा विरोधियों ने पोस्टर के जरिए दिखाया। दावा किया गया है कि पोस्टर में बताई संपत्ति पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवरिया तक की है। लालू फैमिली पर ताबड़तोड़ हमले से बौखलाए राजद के नेता सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी से मेरा सवाल है, इनके एलचे बेलचे कौन होते हैं? हम लोग नहीं जानते, ये तो नीतीश कुमार जी का कहना है। और नीतीश कुमार जी बीजेपी को क्यों छोड़ा था और महागठबंधन में लालू जी का पैर पकड़ करके क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? अगर भ्रष्टाचारी थे तो लालू जी के दम पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज लालू जी को गाली दे रहे हैं। तो लालू के बर्थडे के दिन बेनामी संपत्ति और गुमनाम संतान वाले जेडीयू के संगीन आरोपों पर सियासत भी गर्म हो चली है। चुनावी साल में एक दूसरे पर आरोपों की ये लड़ी कहां जाकर खत्म होगी कह पाना मुश्किल है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और साकेत की रिपोर्ट। तो जेडीयू के इस बेनामी वार को भी समझिए। देखिए, चुनाव से पहले लालू फैमिली को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश के तौर पर इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार के कई आरोपों से लालू परिवार घिरा हुआ है। नए आरोपों से तेजस्वी के सामने मुश्किलें खड़ी होंगी। नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर वो कुछ नहीं बोल पाएंगे और इसीलिए इस अनोखे और इस वार के, जिसे बेनामी वार कहा जा रहा है, इसके साथ जरूर लालू परिवार की मुश्किलें खड़ी होती हुई। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में नीतीश कुमार ने सीधे लालू राबड़ी को टारगेट पर लिया और विकास के एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश की। कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि 15 साल के शासनकाल में हुए विकास को जनता तक पहुंचाइए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नीतीश कुमार सीधे लालू राबड़ी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उन्हें चुनावी टिप्स दे रहे हैं। फोकस विकास के मुद्दे पर है, चर्चा सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने पर हो रही है। 5वें दिन 6 जिलों के कार्यकर्ता सीएम के साथ जुड़े। चुनावी मुद्दे के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और सबको काम में जुट जाने को कहा गया। दरअसल नीतीश का फोकस बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है, चुनावी एजेंडे पर प्रमुखता से कार्य करना है और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। 90% समय जो काम है पॉजिटिव
न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, हर इलाके का विकास जो हमने किया है, उसकी चर्चा करिए सब लोगों के साथ आपस में। और 10% का समय जो अकारण हम लोगों पर अटैक करता रहता है बिना मतलब, सच्चाई से सबको अवगत कराइए, बात करिए। जब बात चुनावी मुकाबले की हो रही है तो जाहिर है विरोधियों पर हमला भी होगा। नीतीश ने एक बार फिर लालू राबड़ी के 15 साल के मुद्दे को उठाया। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था? कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं और कोरोना संकट में लोगों तक पहुंचने की बड़ी चुनौती भी है। तो संवाद के जरिए जीत का जो मंत्र नीतीश दे रहे हैं वो 7 से लेकर 12 जून तक पार्टी कैडर को मिलने वाला है। नीतीश के चुनावी टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है, जिसमें विधानसभा चुनाव में जीत पर फोकस है। 2020 का सियासी संग्राम 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो वैसे में जरा कार्यकर्ताओं को नीतीश के चुनावी मंत्र के मायने समझना जरूरी है, जिसे हम आपको बता रहे हैं। विकास के मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी की जा रही है। 15 साल के कामकाज पर वोट मांगा जाएगा, यानी कि जनता के सामने जब पहुंचेंगे तो ये चीजें गिनाई जाएंगी। जनता को बताया जाएगा लालू राबड़ी और नीतीश के काम में क्या फर्क है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं नीतीश कुमार और सरकार के काम को आम लोगों तक कार्यकर्ता पहुंचाएं, ये जानकारी, ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से। बिहार बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इसका आगाज कर दिया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी की चिट्ठी उन्हें दे रहे हैं, साथ ही उनसे संवाद भी किया जा रहा है। 12 जून को हर जिले के मंडल अध्यक्ष घर घर जाकर नरेंद्र मोदी के पत्र उन्हें सौंपेंगे। वहीं 13 जून से बिहार के सभी 73,000 बूथों पर बनाए गए बीजेपी के सप्तऋषि को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25 घरों में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को दे रहे हैं। नॉर्मल ढंग से तो यही होता था, प्रधानमंत्री खुद आते थे और रैली के माध्यमों से अपना हिसाब किताब देते थे, पर प्रधानमंत्री जी ने जनता को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है और उस पत्र को देने हम लोग यहाँ आए। तो अब जरा खबर को समझिए कि आखिर बीजेपी जनसंपर्क अभियान क्यों चला रही है। बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र पर भरोसा रखने वाली पार्टी है। कोरोना की वजह से बड़ी सभा करना फिलहाल संभव नहीं है। जनता से संपर्क के लिए घर घर जाना बेहद जरूरी है। लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने की कोशिश जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को पीएम की ये चिट्ठी सौंप रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर केंद्र की सरकार आपके लिए क्या कुछ कर रही है। बिहार में कोरोना लगातार फैल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, लेकिन प्रशासनिक अमले को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में भी बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इस वक्त हम मीठापुर अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव पर हैं और यहाँ की तस्वीर देखिए। बसों का यहाँ पर परिचालन शुरू कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है। एक ही बस पर, एक ही सीट पर दो लोग बैठे हुए हैं। जो स्टाफ हैं उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। आपस में एक दूसरे से उलझे हुए ये स्टाफ जो बसेज है उनमें यात्रियों को बिठाने के लिए आपस में किस कदर उलझे हुए हैं। जो मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। कई ऐसे स्टाफ हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है और देखिए हमारे सामने वो दिख करके अब अपने चेहरों को ढक रहे हैं। तो कई लापरवाही है। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव पर सैनिटाइजेशन की बात कही गई थी कि जब बसें बाहर से आएंगी तब उनको सैनिटाइज किया जाएगा और तभी पैसेंजर को बिठाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी लापरवाही पटना जिला प्रशासन की तरफ से एक है, वो यह है कि यहाँ पर कैंप बनाया गया था, यानी जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया था जहाँ पर अधिकारियों को बैठना था और मीठापुर बस स्टैंड में जितने भी नियम बनाए गए थे परिवहन विभाग की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट कराना था। लेकिन देखिए जो यहाँ पर बैनर पोस्टर है वो उस पर धूल जमा हुआ है। जो यहाँ पर लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई थी उस पर धूल की परतें जम गई हैं। ये देखिए, ये जिला प्रशासन की कहानी है। धूल की परतें जमी हुई हैं, अनाउंस करने वाला भी कोई नहीं है और
कुर्सियां भी खाली पड़ी हुई हैं। जो यहाँ पर कुर्सियां रखी थी, बगल में ट्रैफिक पोस्ट है, वहाँ पर जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो लेकर चले गए हैं। तो जिला प्रशासन को शायद लोगों की जान की परवाह नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर बसों का परिचालन जरूर हो रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ, किस कदर पैसेंजर और यात्री जो है एक दूसरे से उलझे हुए हैं बसों में बिठाने को लेकर। बस के अंदर की तस्वीर देखिए, किस कदर लोग बैठे हुए हैं, एक ही सीट पर दो लोग बैठे हुए हैं। अब ड्राइवर तो अपना सबको हाथ अथी करता है, लेकिन अब हाँ अपने और जो है कभी जो घूसता है। जी इतनी गर्मी में देखिए इनकी वर्दी जो है पसीने से भीग गई है और निश्चित तौर पर खून और पसीने जलाकर ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय जरूर दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि यहाँ रहकर वो नियमों का पालन करवाते, लेकिन शायद जिला प्रशासन को जो यात्री हैं उनकी जान की परवाह नहीं है। और यही कारण है कि एक विडंबनापूर्ण तस्वीर पटना के मीठापुर अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सैलरी में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के विरोध में बिहार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फार्मासिस्ट 15 जून से होम क्वारंटीन हो जाएंगे। फार्मासिस्टों ने सभी जिलों में इसे लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखकर सूचना दे दी है। कोविड-19 के दौरान इनकी जरूरत काफी बढ़ गई है। नाराज फार्मासिस्टों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मानदेय वृद्धि नहीं होने के विरोध में राज्य भर के आरबीएस के फार्मासिस्ट 15 जून से होम क्वारंटीन जाने वाले हैं, जिसको लेकर सभी जिले के सिविल सर्जन को पत्र भी दे दिया गया। इस वक्त हमारे साथ आरबीएस के फार्मासिस्ट मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्या डिमांड है। कोविड-19 के वक्त आप होम क्वारंटीन जा रहे हैं। देखिए हम लोग आरबीएसके में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और हमारी बहाली विगत 2015 में एक ही विज्ञापन के द्वारा और एक ही लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई थी, जिसमें आयुष चिकित्सक फार्मासिस्ट और एएनएम की बहाली प्रखंड स्तर पर हुई थी। परंतु सरकार के द्वारा वर्तमान कोविड-19 में सिर्फ आयुष चिकित्सक का वेतनमान 20,000 रुपए से बढ़ाकर 44। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच N95 मास्क का निर्माण भी शुरू हो गया है। पटना में एक फैक्ट्री में हर दिन 10,000 हाई क्वालिटी मास्क बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को सिर्फ 85 रुपए में मिलेंगे। खास बात ये कि मास्क बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह से भारत में निर्मित है। देखिए ये रिपोर्ट। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार भी हरकत में है और N95 मास्क बनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार का सबसे पहला फैक्ट्री जो N95 मास्क बनाता है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे N95 मास्क बनाया जा रहा है। मशीन से जो लगातार यहाँ के कर्मचारी है लगातार N95 मास्क बना रहे हैं और N95 मास्क को सबसे अच्छा माना जाता है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। इस वक्त हम उस फैक्ट्री में हैं जो बिहार में सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया है N95 बनाने का। और इस वक्त देखिए लगातार जो कारीगर हैं वो मास्क बनाने में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें इस मास्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि N95 मास्क वो मास्क होता है जिससे सबसे ज़्यादा बचाव होता है और संक्रमण का जो चांस है वो काफ़ी कम होता है। तो जाहिर तौर पे काफ़ी बड़ी भूमिका है इस फैक्ट्री की। सर ये PM2 डस्ट को रोकने में मतलब कोरोना का जो सबसे जो PM2 बहुत छोटा लेवल होता है उससे कोरोना का जो वायरस है वो बहुत बड़ा होता है। तो PM2 लेवल का है जो कोरोना वायरस को किसी भी तरह से आने नहीं देगा। और हम लोग ये पूरा भारतीय निर्मित मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीन है लेकिन भारतीय निर्मित है। तो देखिए 10,000 मास्क पर डे बन रहा है N95 सीरीज का। और जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जैसा कि बता रहे थे शशि रंजन जी कि बिल्कुल भारतीय तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें हर वो नियम को फॉलो किया जा रहा है जो N95 मास्क बनाने में किया जाता है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं N95 मास्क का, जहाँ पे बड़े पैमाने पर डे 10,000 मास्क बनाया जा रहा है जो कि लोगों को उपलब्ध होगा। और इसका दाम भी काफ़ी कम है, 85 रुपये है, जबकि मार्केट में अमोने इससे ज़्यादा रेट में मिलता है। तो ये बिहार का पहला फैक्ट्री है जहाँ पे N95 मास्क बन रहा है और लोगों को यहाँ का मास्क 85 रुपये में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें इस मास्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको बेहद सस्ते दामों में भी उपलब्ध है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।